हाँ, तो स्वागत है फिर से आपका अपना चैनल एफसीसी स्टार में। मैंने वादे के मुताबिक बताया था आपको कि बबुआ आप लोग डेली बाय डेली, ठीक है ना, सेम टाइम पे आकर के वीडियो यहाँ पे वॉच करोगे और अपनी पढ़ाई में चार चांद लगाओगे, ठीक है ना। तो डे 1 कल हो चुका था, मतलब पार्ट 1 हो चुका था इसका, ठीक है ना, इंग्लिश ग्रामर का। उसके बाद इंग्लिश ग्रामर में क्या चीज का, सेंटेंस का। तो आज हम पार्ट 2 को कवर करने वाले हैं, जो कि बेहद ही मजेदार होने वाला है। तो आप लोग क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कल मैंने बोला था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में चर्चा किया था, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले चर्चा करते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। किसकी चर्चा करते हैं हम? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो मैंने बोला था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो व्हाट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट? सबसे पहले व्हाट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट? तो अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट receives the actions of the verb directly. Directly, it answer the questions. It's answer the questions or whom after the verb, यानी verb के बाद। अब जैसे देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वह होता है जो क्रिया, यानी क्रिया का काम सीधे झेलता है, ठीक है ना, सीधे झेलता है या क्रिया के बाद क्या या किसे का उत्तर देता है, ठीक है ना। अब जैसे देखो सेंटेंस कैसे बनेगा इसका, राम इट्स अ मैंगो, राम आम खाता है, सीधे, ठीक है ना। अब जैसे देखो मैं एक एग्जांपल बताता हूं डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट मतलब किसी को सामने से जाकर कह दो कि आई लव यू, ठीक है ना, और किसी को सीधे सामने से बोल दिया आई लव यू। और अगर इनडायरेक्ट की चर्चा करें तो बोलना पड़ेगा ये कि ही सेड आई लव यू, उसने आपको ये बोला है, ठीक है ना। तो समझो यहाँ पे, तो राम इट्स अ मैंगो, राम आम खाता है, इसमें जो डायरेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा मैंगोज, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, मैंगोज। दूसरा सेंटेंस देंगे सी रीड्स अ बुक, तो इसमें जो अ बुक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। देखो डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आता है कि व्हाट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, व्हाट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब समझो एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टेल्स टू whom और फॉर whom द एक्शन इज डन। अब देखो यहाँ पे मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये बताता है कि किसके लिए किसको, ठीक है ना, किसके लिए किसको की जा रही है। अब देखो इसका भावार्थ क्या होगा, इट यूजुअली कम्स बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस टू फॉर whom, टू फॉर whom मतलब यह सामान्यतः डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आता है और फिर, ठीक है ना, और किसको या किसके लिए प्रश्न का उत्तर देता है। आगे इसमें देखेंगे इसका एग्जांपल्स के तौर पे। देखो जैसे राम गेव सीता अ गिफ्ट, मतलब राम ने, ठीक है ना, किसको गिफ्ट दिया, राम ने किसको गिफ्ट दिया सेंटेंस में, बताओ किसको मिला है गिफ्ट, सीता को मिला है, ठीक है ना। तो इनडायरेक्टली ऑब्जेक्ट यही हो जाएगा, मैंने कुछ देर पहले बोला था, ठीक है ना। राम गिव सीता अ गिफ्ट, तो इसमें क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा सीता, ठीक है ना। अब समझो उसके बाद सी टोल्ड मी अ स्टोरी, सी टोल्ड मी अ स्टोरी, सी टोल्ड मी। अब यहाँ पे मी क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से द टीचर टॉच्ड स्टूडेंट्स इंग्लिश, यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। देखो याद रखने की जो ट्रिक है वो क्या है, देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में होता है क्या, क्वेश्चन मार्क से, ठीक है ना, क्या, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में होता है किसको किसके लिए, ठीक है ना, किसको किसके लिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। मतलब डायरेक्ट में क्या और इनडायरेक्ट में किसको किसके लिए। आगे बढ़ते हैं, आगे समझो कि सब्जेक्ट्स, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट्स आर टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के दो प्रकार होते हैं, सब्जेक्ट के दो प्रकार के होते हैं। पहला सिंगुलर, पहला क्या होगा, सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि एक वचन। अब इसका एक वचन, इसके नाम से ही इसका काम पता चलता है, एक वचन जिससे एक का बोध हो, जिससे कितने का बोध हो, एक का बोध हो। लिखा हुआ है ना, व्हेन द सब्जेक्ट्स रेफर्स टू वन पर्सन प्लेस और थिंग, कोई लोग हो, कोई स्थान हो या कुछ चीज हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, एक का बोध होगा। जैसे राम इज अ गुड बॉय, राम एक व्यक्ति है, ठीक है ना, राम एक क्या है, इसमें व्यक्ति है। कितने व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है। राम क्या है, एक अच्छा लड़का है। कितने हैं,
एक हैं। उसके बाद देखो ये तो हो गया सिंगुलर, ठीक है ना। सिंगुलर का मतलब हो गया सिंगुलर में सीधे भावार्थ इसका ये है कि जिससे एक का बोध हो। अब बात करते हैं प्लूरल का। प्लूरल में क्या होता है, एक से अधिक का बोध होता है, ठीक है ना। व्हेन द सब्जेक्ट रेफर्स टू मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है ना। जब सब्जेक्ट एक से ज्यादा व्यक्ति, वस्तु, स्थान किसी भी चीज का बोध कराए उसे हम प्लूरल कहते हैं। जैसे देखो दिल्ली एंड मुंबई, देखो दिल्ली एंड मुंबई फेमस सिटीज, देखो एक का बोध हुआ है नहीं, दिल्ली भी है और मुंबई भी है, इसमें दो का बोध हुआ है। यहाँ कितने स्थान है, यहाँ पे दो स्थान है। समझ में आ रहा है, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर का सीधा होगा एक और प्लूरल का मतलब होगा अनेक। चलिए अब हम बात करते हैं मीनिंग। देखो मीनिंग वाक्य में, ठीक है ना, मीनिंग के आधार पर सामान्यतः 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? अब ये जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं ये मुख्य टॉपिक है, क्योंकि बड़े बड़े कंपटीशंस में आपसे इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। बताओ इसमें असर्टिव सेंटेंस कौन सा होगा, इंट्रोगेटिव कौन सा होगा, ऑप्टेटिव कौन सा होगा। अब जरा गौर से करते हैं। देखो तो सबसे पहले 5 प्रकार के जो होते हैं उसका हम पहले नामांकन कर लेते हैं। सबसे पहला जो होता है भाई वो होता है असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। समझ में आया? पहला क्या होगा, असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, यानी कि विधानवाचक वाक्य, विधान उत्पन्न करता है, ठीक है ना। अब दूसरा जो होगा वो हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसिंग, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होगा, प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंपरेटिव सेंटेंस, यानी कि आज्ञावाचक, आज्ञा कह सकते हो या आदेश कह सकते हो, आज्ञा बोलो चाहे आदेश बोलो। चौथा हो जाएगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, यानी कि विस्मयादिबोधक वाक्य। अब देखो पांचवा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी कि इच्छावाचक वाक्य। मतलब 5 हैं, यही 5 का हम डिफिनेशंस भी देखते हैं और डिफिनेशंस के साथ साथ हम यहाँ ये जानेंगे कि इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, इसका एमसीक्यू कैसे बनेगा, सारे पे कवर करने वाले हैं। देखो भाई सबसे पहला जो वो था डिक्लेरेटिव सेंटेंस। पहला क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, यानी कि असर्टिव सेंटेंस, ठीक है ना। अब देखो और सेंटेंस दैट गिव्स इंफॉर्मेशन और स्टेट्स ऑफ फैक्ट, वह वाक्य जो कोई जानकारी देता है या कोई तथ्य के बारे में बताता है, ठीक है ना। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। उसके बाद है सी इज अ गुड टीचर। अच्छा अब हम यहाँ ये समझेंगे, देखो ये नोट है ना, ये नोट बहुत मुख्य चीज है इसका। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इट स्टार्ट्स विद अ सब्जेक्ट, मतलब इसका जो शुभारंभ होगा वो सब्जेक्ट से होगा और लास्ट जो होगा, एंड जो होगा, वो फुल स्टॉप से होने वाला है। देखो एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप मेंशन है। देखो यहाँ पे एक सब्जेक्ट था, यहाँ पे क्या था, सब्जेक्ट था, और यहाँ पे एक फुल स्टॉप से इसका अंत हुआ है। मतलब अगर आपको 2-4 सेंटेंसेस दिया जाए और उसमें पूछा जाए एग्जाम में कि भाई मुझे ये बताओ कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहाँ है, कौन सा है, बताओ जल्दी से। ऑप्शन ए है कि बी है कि सी है कि डी है, आप सट से पता दिमाग में लगाओगे, एकदम से दिमाग की बत्ती गुल हो जाएगा। नहीं तो इसे देखना है कि ये सब्जेक्ट से शुरू होगा और इसका जो अंत होगा वो फुल स्टॉप से होगा, बस समझ जाएंगे ये कौन सा सेंटेंस है। सर जी ये तो असर्टिव सेंटेंस है। देखो ये नाम बहुत कम बच्चे सुने होंगे, ठीक है ना, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, बट यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे करके आप जरूर सुने होंगे, ठीक है ना। तो असर्टिव सेंटेंस पहचान क्या है, शुरुआत जो होगा, शुरू जो होगा वो सब्जेक्ट के साथ होगा, एंड होगा फुल स्टॉप के साथ होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब दूसरा है भाई इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अब हम चर्चा करते हैं। तो अ सेंटेंस दैट्स आस्क अ क्वेश्चंस, यह वाक्य वह वाक्य जो कोई प्रश्न पूछता है। जैसे वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, अच्छा, आर यू कमिंग विद अस, आर यू कमिंग विद अस, ठीक है ना। तो इट्स स्टार्ट्स विद अ हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड्स एंड एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। इसका जो अंत होता है वो क्वेश्चन मार्क के साथ होता है, ठीक है ना। इसका एंड किसके साथ होता है, क्वेश्चन मार्क के साथ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद चर्चा करते हैं जो इसमें समझो, इसका सबसे पहले मैंने क्या बोला, इसका जो शुरुआत जो होगा ना वो हेल्पिंग वर्ब मैंने बोला था ना। देखो आर से हो जाएगा या WH वर्ड्स, ये दोनों बहुत मैटर करते हैं। देखो गौर समझना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहचानने के क्या क्या फंडा है यहाँ पे। ये स्टार्ट होंगे हेल्पिंग वर्ब के साथ या फिर WH वर्ड्स के साथ, ठीक है, WH वर्ड के साथ, ये हमेशा याद रखना।
स्टार्ट किससे होगा, हेल्पिंग वर्ब से होगा या WH से। अब समझो यहाँ पे, तो यहाँ पे वेयर था और यहाँ पे क्या था, आर था, क्लियर। और लास्ट जो होगा इसका इंड जो होगा वो क्वेश्चन मार्क साथ होता है। वेरी सिंपल, इंट्रोगेटिव आसानी से पहचान लोगे आप, पहचान लोगे ना। इसका भी MCQ के में हम ठीक है ना करवाएंगे, उसमें आपसे हम ये क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। चलो अब तीसरा होता है, तीसरा जो होता है भाई वो होता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, अब इंपरेटिव सेंटेंस पहचाने क्या है फंडे, तो अ सेंटेंस दैट गिव्स अ कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, मतलब कमांड होगा ठीक है ना, कमांड देगा ठीक है ना, आदेश देगा, निवेदन करेगा और सलाह देगा। मैंने बोला था कुछ देर पहले ठीक है ना। देखो जैसे प्लीज सिट डाउन, कृपया आप लोग बैठ जाएं। देखो डोंट टॉक इन द क्लास, आप लोग क्लास में बातचीत ना करें, मतलब इट्स यूजुअली स्टार्ट्स विद अ वर्ब, ठीक है ना, स्टार्ट्स विद अ वर्ब, वर्ब से यानी क्रिया से, ठीक है ना। जैसे देखो प्लीज, डोंट टॉक, ठीक है ना, एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप, मतलब ये जो शुरुआत होगा इसका ना, ये क्या है, विदाउट सब्जेक्ट वाले, इसमें सब्जेक्ट नहीं होंगे। कितनी फंडा वाली बात है, ये भी आसानी समझ जाओगे आप। देखो गौर से, इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होंगे शुरुआत में, समझ में आ रहा है ना, इसमें क्या होंगे, सब्जेक्ट होंगे ही नहीं। अब समझो सब्जेक्ट नहीं होंगे और इसका अंत जो होगा ना वो फुल स्टॉप से होगा। सर जी हम समझ गए, कैसे, इसका जो शुरुआत होगा इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा ही नहीं और फुल स्टॉप से इसका अंत होगा। अच्छा चलिए, तो जैसे देखो प्लीज सिट डाउन, ऐसे अगर सेंटेंस मिल गया मतलब सर जी ये तो इंपेरेटिव है। सर जी डोंट टॉक विद इन द क्लास, ये भी क्या है, इंपेरेटिव है, ठीक है ना। आई होप समझ रहे होंगे आप लोग। चौथा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। चौथा क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, और सेंटेंस दैट्स एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग और सरप्राइज, यानी कि वह वाक्य जो किसी भाव या आश्चर्य को क्या करता है, प्रकट करता है, भाव या आश्चर्य, ओहो ये भाव प्रकट करता है और आश्चर्य प्रकट करता है। आइए देखते हैं, तो व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ओहो क्या खूबसूरत फूल है। अच्छा, हाउ फास्ट द रन, सॉरी हाउ फास्ट ही रन। अब देखो इसमें ये इसका जो शुरुआत होगा वो व्हाट से होगा, किससे होगा, व्हाट से होगा, मतलब व्हाट से होगा या हाउ से होगा। देखो ये दोनों से, व्हाट से होगा और हाउ से होगा, ठीक है ना। एंड इसका जो अंत होगा वो क्वेश्चन मार्क नहीं, ये है साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, मतलब इसका अंत जो होगा वो होगा साइन ऑफ एक्सक्लामेशन के, ठीक है ना, चिन्ह के द्वारा। तो हम समझ जाएंगे कि भाई ये क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस है। इसका पहचान सिर्फ सिंपल और सरल है, दो ही है इसमें, व्हाट मिलेगा स्टार्ट में या हाउ मिलेगा, और इसका अंत जो होगा वो साइन ऑफ एक्सक्लामेशन से होगा। देखो अब उसके बाद ये भी आप सिंपली पहचान जाएंगे, जैसे हाउ फास्ट ही रन्स, अब इसमें भी लास्ट में है ना क्या, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, इसमें भी है ना साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, और शुरुआत किससे है, व्हाट से, हाउ से, क्लियर। चलिए नेक्स्ट कवर करते हैं ऑप्टेटिव, यानी पांचवा और लास्ट वाला, ये है ऑप्टेटिव सेंटेंस, और सेंटेंस दैट्स एक्सप्रेस अ विश, यानी इच्छा, प्रेयर मतलब प्यार, ब्लेसिंग आशीर्वाद। अब देखो ये क्या है, इसमें क्या दिखाता है, इच्छा जताता है, प्यार जताता है, आशीर्वाद जताता है, ठीक है ना, यानी मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। और दूसरा सेंटेंस है विश यू अ हैप्पी जर्नी, अच्छा विश यू हैप्पी जर्नी, मतलब इसमें भी नोट देख लो पहले, इट स्टार्ट्स विद मे और विश। देखो मे और विश, इसको हाईलाइट कर देता हूं मैं, मे और विश के साथ शुरुआत होगा और इसका जो खात्मा होगा वो फुल स्टॉप के साथ होगा। वेरी सिंपल, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, ऐसे भी कह सकते हो, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है ना। अब नहीं नहीं कमिंग नहीं होगा, कमिंग तो एक क्या कहते हैं, आदेश इसमें नहीं ना है, कमिंग में आई कमिंग सर, इसमें आदेश नहीं है, किसी से अनुमति ले रहे हैं तो अनुमति वाला नहीं होगा, इसमें क्या होगा, होगा विश होगा, प्रेयर होगा और ब्लेसिंग होगा। तीन चीज ही होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए, प्यार होना चाहिए और ब्लेसिंग होना चाहिए, ठीक है ना। तो सेंटेंस आप इजिली इसमें से फाइंड करके देख सकते हो। अब देखो, अब मैं चर्चा करता हूं यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस में आप मीनिंग समझ गए थे, दो प्रकार का था, एक था मीनिंग और दूसरा है टेंस। अब देखो दूसरा जो है टेंस, उसमें होगा अफर्मेटिव और पॉजिटिव, अफर्मेटिव या पॉजिटिव। अब समझो ऐसे वाक्य जिनमें देखो अफर्मेटिव बोलो या बोलो पॉजिटिव, बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर जी ये अफर्मेटिव क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है, भाई दोनों सेम होता है, ठीक है ना। देखो तो ऐसे वाक्य जिनमें नो, नहीं
का प्रयोग हो, न ही कोई प्रश्न पूछा गया हो। अच्छा, इसमें नहीं का प्रयोग नहीं होगा और इसमें कोई प्रश्न भी पूछा नहीं गया होगा। मतलब सिंपल सिंपल, वह एक अच्छा छात्र है, इसमें ना क्वेश्चंस किया गया है, ठीक है ना, और ना ही इसमें नहीं का इस्तेमाल है। तो ये हो जाएगा अफर्मेटिव, पॉजिटिव, कुछ भी कह सकते हो सेंटेंस, कुछ भी नहीं, बस दो ही कहना, अफर्मेटिव या पॉजिटिव बोलना, कुछ ज्यादा नहीं बोल देना। अब उसके बाद नेगेटिव आते हैं। नेगेटिव नाम से क्लियर है, नेगेटिव मतलब नकारात्मक। अब देखो नकारात्मक सेंटेंसेस तो ऐसे वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग हो पर कोई प्रश्न न पूछा गया हो, कोई प्रश्न न पूछा गया हो, यानी कि वह एक अच्छा छात्र नहीं है। अच्छा, वह एक अच्छा छात्र नहीं है, ही इज नॉट अ गुड स्टूडेंट, मतलब वह एक अच्छा छात्र नहीं है। देखो ऐसे वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग हो पर कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, सिंपल सी क्वेश्चन है, सिंपल मतलब ये सेंटेंस है, वह एक अच्छा छात्र नहीं है, वह एक अच्छा छात्र नहीं है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, बस नहीं का इस्तेमाल कर दिया गया है, मतलब ये हो गया नेगेटिव सेंटेंसेस। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं और यहां देखते हैं कि तीसरा जो है वो है इंट्रोगेटिव। तीसरा क्या है? इंट्रोगेटिव है। तो ऐसे वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग न हो पर प्रश्न पूछा गया हो, इसमें देखो नहीं का इस्तेमाल नहीं होगा लेकिन क्वेश्चन पूछा गया होगा। मतलब देखो, क्या वह एक अच्छा छात्र है, क्या वह एक अच्छा छात्र है, इज ही अ गुड स्टूडेंट, ये हो गया इंट्रोगेटिव। देखो नहीं नहीं ना लगाया कहीं पे, लेकिन क्या है इसका शुरुआत जो है हेल्पिंग वर्ब से है, ठीक है ना। वह क्या वह एक अच्छा छात्र है, वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग ना हो लेकिन लास्ट में क्या है प्रश्न, यानी कि क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क लग गया है ना, बस समझ जाओ ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्लियर? अगला जो हो जाएगा वो हो जाएगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव, मतलब नकारात्मक प्रश्नवाचक, मतलब नहीं भी लगा होगा और क्वेश्चन मार्क भी लगा होगा, मतलब नोट भी होगा और क्वेश्चन मार्क भी होगा। ऐसे वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग होगा भी और प्रश्न भी पूछा गया हो, मतलब एग्जाम्पल, क्या वह एक अच्छा छात्र नहीं है, अच्छा मतलब इज ही नॉट अ गुड स्टूडेंट। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इज ही नॉट अ गुड स्टूडेंट, मतलब समझ में आया, ये हो गया नेगेटिव इंट्रोगेटिव, मतलब नकारात्मक भी है और प्रश्नवाचक भी सेंटेंसेस है। चलिए अब उसके बाद हम बात करते हैं WH फैमिली वर्ड, ठीक है ना। WH फैमिली वर्ड्स में क्या क्या आते हैं? देखो WH फैमिली वर्ड्स आर क्वेश्चंस विद क्वेश्चंस वर्ड्स दैट बिगिन विद लेटर W और H। परिवार के शब्द के प्रश्नवाचक शब्द होते हैं जो W या H अक्षर से क्या होते हैं, इसका शुरुआत होता है। अब समझो इनका जो उपयोग होगा मुख्य रूप से प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के सवाल पूछने के लिए किया जाता है। अब देखो लिस्ट ऑफ WH वर्ड्स, सबसे पहला क्या हो जाएगा, व्हाट हो जाएगा, व्हेन हो जाएगा, वेयर हो जाएगा, हुज हो जाएगा, सबका हिंदी भी आपके सामने में मेंशन किया हुआ है, ये सब नोट कर लेना, बेहतर तरीका से कॉपी बनाते चलना है, ठीक है ना। उसके बाद इसमें हो जाएगा हु हो जाएगा, हाउ हो जाएगा, हुम हो जाएगा, व्हाई हो जाएगा, विच हो जाएगा, और सारे के हिंदी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये था पार्ट 2 हमारे सेंटेंस के, ये था पार्ट 2 मेरे ब्रदर, ठीक है ना। तो आई होप आज का क्लास आप लोगों को बेहतर लगा होगा और मैं आपसे वादा करता हूं कि आप अगर कंसिस्टेंसी के साथ डेली क्लास अटेंड करते हैं तो आप एक अच्छे स्टूडेंट्स में गिने जाएंगे और विद इन सम टाइम, ठीक है ना, आप अच्छे प्रकार से इंग्लिश बोल पाएंगे और इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस को आप चूज कर सकते हैं कि ये अफर्मेटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि नेगेटिव है कि असर्टिव है, समझिए ना। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं।